रेमंड लाइफस्टाइल को लिस्ट हुए आज 1 साल हो चुका है एंड स्टॉक हमें 50% से भी ज्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हर एक इन्वेस्टर के मन में सवाल यह है कि एक्चुअली स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है एंड आज उसी चीज को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या क्या हुई है, कंपनी अब उसे टैकल कैसे कर रही है एंड इसका हमें प्राइस पे कैसे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के। इसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। अब रेमंड का नाम सुनकर ही हमें पता चलता है कि कंपनी कपड़े के बिजनेस में है, बट इसमें 4 वर्टिकल है: ब्रांडेड टेक्सटाइल का, हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग का, ब्रांडेड अपैरल का और गारमेंटिंग का। ब्रांडेड टेक्सटाइल का जो इनका बिजनेस है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, मतलब कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है एंड 55% कंपनी जो सूटिंग है वो इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, रेस्ट कंपनी परचेज करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जगहों पे हैं इंडिया में। इसके अलावा अगर हम लोग कॉटन शर्टिंग की बात करें तो शर्टिंग 70% इन हाउस है, बाकी कंपनी यहाँ व्हाइट लेबल करवाती है या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदती है। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ इसका कोल्हापुर में है। इसके अलावा ब्रांडेड अपैरल्स के अंदर कंपनी मेजरली काम करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ। इसके अलावा कंपनी के पास में खुद के भी इंटीग्रेटेड चैनल्स है। वहीं अगर हम लोग गारमेंटिंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर कंपनी मेजरली मैन्युफैक्चर करती है और व्हाइट लेबल का काम करती है। गारमेंटिंग बिजनेस से ही कंपनी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम आती है। एंड अगर हम लोग कंपनी के एक्सपोर्ट वॉल्यूम की बात कर ही रहे हैं तो कंपनी के डोमेस्टिक मॉडल से 80% के लगभग सेल्स आती है, वाइल एक्सपोर्ट से 20 से 22% के बीच में सेल्स आती है। अब अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम क्या क्या हुई जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 2800-3000 रुपए के जोन से आज हमें 1200-1250 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी वो थी सेल्स डाउनटर्न की। इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली वीक होता हुआ नजर आया था। जैसा लास्ट 1 ईयर में हम लोगों ने देखा था, गाड़ियां भी नहीं बिक रही थी, ना कपड़े ढंग से बिक रहे थे, साथ ही में वेडिंग की डेट्स भी कंपैरेटिवली कम थी लास्ट ईयर, और इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से कंपनी के सेल्स प्रॉब्लमैटिक थे। अब अगर हम इसी चीज को कंपेयर भी करते हैं इनके कंपटीशन के साथ में, जिसमें प्राइमरीली हमें देखने को मिलेंगे वेदांत फैशन और आदित्य बिरला फैशन, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड एक्चुअली में ट्रू है। सेल्स के अंदर हम लोगों ने एक डिक्लाइन नोटिस किया था, बट यहाँ ये भी सच है कि रेमंड लाइफस्टाइल पर ही इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। मान्यवर और आदित्य बिरला फैशन इसे फिर भी हैंडल कर पाए थे। दूसरा बड़ा रीजन था सेल्स के ड्रॉप के अंदर टेक्निकल सेटबैक। फरवरी के महीने में कंपनी ने कोई रैंसमवेयर अटैक फेस किया था जिसकी वजह से इनकी 150 करोड़ के आसपास की सेल्स हैम्पर हुई थी, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कंपनी के कॉन कॉल में भी बताया गया है, जिसकी वजह से ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम सेल्स वाइज हुई एंड उसकी वजह से भी कंपनी को एक सेटबैक फेस करना पड़ा था। मैनेजमेंट की कंडीशन भी काफी ज्यादा वर्सन होते हुए नजर आई थी। समीर शाह जी जो कंपनी के प्रीवियस सीएफओ थे और सुनील कटारिया जी जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया कंपनी से। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस के भी इशू कंपनी फेस कर रही थी। अब इन सबके कॉम्बिनेशन के चलते हुआ क्या कि कंपनी के अंदर हम लोगों को एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। बट यहाँ जो Q1 FY26 आया है उसके अंदर हम लोगों ने अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी इन रिस्पेक्ट टू सेल्स देखी है, उस पर हम लोग अब आते हैं। Q1 FY26 के अंदर ब्रांडेड टेक्सटाइल का EBITDA मार्जिन 14.3% पे देखने को मिला। ब्रांडेड अपैरल का मार्जिन 5% के आसपास रहा, वाइल हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग का मार्जिन 9.5% पे रहा। गारमेंटिंग के मार्जिन में अभी भी हम लोगों को एक लॉस देखने को मिला है, जिसके पीछे टैरिफ का रीजन है। हालांकि गारमेंटिंग ही इनके लिए एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कंपनी ने काफी बार प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी कंपनी ने इसमें पैसे कमाए थे, बट Q1 के अंदर 8 करोड़ रुपए का नुकसान था। तो सबसे पहले हम लोग गारमेंटिंग बिजनेस को ही समझते हैं। गारमेंटिंग बिजनेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपोर्ट्स इनके लिए एक बड़ी वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर हो सकता है आगे चल के। तो कंपनी ने इसको टैकल करने के लिए एक प्लांट सेटल किया हुआ है इथियोपिया में। उससे होता क्या है कि इथियोपिया ऐसे जोन में आता है जहां से यूएस सिर्फ 10% टैरिफ लेता है। इनका वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट यूएस को ही होता है, जिसकी वजह से कंपनी अगर अपने इथियोपिया प्लांट पे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करती है तो इनको 10% का ही टैरिफ देना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि 75 करोड़ का जो प्रोडक्शन है वो उस फैसिलिटी में शिफ्ट कर देंगे, ताकि कंपनी के पास में जो एक्सपोर्ट्स है उस पे एक तो मार्जिन बढ़ जाए और टैरिफ का इंपैक्ट इतना देखने को ना मिले, और टैरिफ के अगेंस्ट एक तरीके से हेज भी क्रिएट हो रहा है।
ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट के अंदर कंपनी ने 3 नए ब्रांड्स को लॉन्च किया है। एथनिक्स बाय रेमंड जो डायरेक्ट कंपटीशन है मान्यवर का, स्लीप्स बाय रेमंड भी लॉन्च हुआ है और इस सेगमेंट में भी बड़े हाउसेस आ रहे हैं। साथ ही में पार्क एवेन्यू इनरवेयर कंपनी ने लॉन्च किया है। अब देखिए पार्क एवेन्यू इनरवेयर से ये लोग बेसिकली मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा कमा पाएंगे, वो एक बड़ी चीज है। इसके अलावा इनका जो ब्रांडेड टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो कंपनी कंटिन्यूअसली फेस भी कर रही है क्योंकि वहां पर डिमांड नहीं है। बट अब कंपनी कहती है ब्रांडेड टेक्सटाइल्स का मतलब यहाँ पर वैसे सूट है, तो अब कंपनी यहाँ पर कहती है कि ब्रांडेड टेक्सटाइल्स के केस में वो लोग उसे हैंडल करेंगे बिकॉज अब जो जीएसटी कट आया है उसके बाद 2,500 रुपए से नीचे की आइटम पर जो जीएसटी है उसे कम कर दिया गया है 5% पे, एंड जो 2,500 से ऊपर की आइटम है उस पे जीएसटी को बढ़ा के 12 से 18% कर दिया गया है। अब देखिए ब्रांडेड टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो ज्यादा है क्योंकि इनके पास में जो सूट्स है वो कंपैरेटिवली 2,500 रुपए से तो ऊपर ही है। इनफैक्ट एवरेज रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो वो 15,000 के आसपास है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीएसटी कट्स का बेनिफिट इनको बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट पॉइंट ये है कि जीएसटी कट्स के बाद में कंज्यूमर के पास में स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। अब देखिए अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, कई जगहों पर पैसे बचा पाते हैं लोग, तो चांसेस हैं कि वो वापस रेमंड पे जाके खरीदे। ऑफ कोर्स यहाँ पे रेमंड के मार्जिन्स थोड़े से हैम्पर होंगे अगर वो प्राइस को मेंटेन रखना चाहेंगे। अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा कि कंपनी इस जीएसटी कट्स को कैसे हैंडल करती है, बिकॉज इनके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है एज देयर प्राइस रेंजेस कंपैरेटिवली हायर है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि क्वार्टर 4 जो इनके लिए वेडिंग सीजन है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज क्वार्टर 4 के अंदर इस बार जो डेट्स हैं शादी की वो ज्यादा है, एंड इस बार अगर हम लोग शादियों का लाइनअप भी देखते हैं तो वो हमें ज्यादा नजर आता है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड लुक एट हियर। एंड शादियों का आइडिया आपको वैसे होटल इंडस्ट्री से भी लग सकता है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अगर हम लोग ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट की बात करते हैं वापस से, तो जीएसटी कट से उसको बेनिफिट हो सकता है क्योंकि कलर प्लस जैसे ब्रांड भी ये लोग ओन करते हैं और उस केस में 2,500 रुपए से नीचे की आइटम्स है तो वहां पे ये लोग मार्जिन्स बढ़ा पाते हैं। इसीलिए क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर या नवंबर में वो इतने मैटर नहीं करेंगे, बट क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे क्योंकि उसमें हमें जीएसटी का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसमें हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में लोग एथनिक्स को कितना पसंद करते हैं, एंड उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जीएसटी कट से ये लोग अपने मार्जिन्स को कैसे बचा पाते हैं या फिर मार्जिन्स को बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि अगर ब्रांडेड अपैरल्स की सेल्स टेक ओवर कर लेती है तो फिर मार्जिन्स कंपैरेटिवली बेटर हो सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का। बट एनीवेज लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने बताया कि ब्रांडेड टेक्सटाइल्स में वो लोग 20% का मार्जिन सस्टेन करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट कॉन कॉल में ही पता चलेगा कि जीएसटी कट्स का इंपैक्ट इस पे क्या है। ब्रांडेड अपैरल्स में कंपनी कहती है कि मार्जिन अभी कंपैरेटिवली कम रहेंगे बिकॉज दे आर इन द बिल्ड फेज, व्हिच इज एक्चुअली राइट। कंपनी अगर एथनिक्स, इनरवेयर, स्लीपवेयर इन सबके ब्रांड्स लॉन्च करेगी तो कंपैरेटिवली पैसा लगेगा, नए स्टोर खोलेंगे और उसके बाद में पता चलेगा कि मार्जिन्स कैसे आते हैं। बट करंटली तो मार्जिन्स नहीं आने वाले हैं इतने ज्यादा। हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग के अंदर कंपनी 9 to 10% का एबिटा प्रोजेक्ट करती है और गारमेंटिंग मार्जिन्स के अंदर कंपनी 7 to 9% एक्सपेक्ट करती है, गिवन टैरिफ्स किस डायरेक्शन में जाते हैं। अब देखिए ये था रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में जहां हम लोगों ने डिस्कस किया कंपनी के बिजनेस को, जहां डिस्कस किया कि प्रॉब्लम्स क्या है एंड मैनेजमेंट उससे कैसे कैसे टैकल कर रहा है। प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइस एक रेंज में चलता हुआ हमें नजर आ रहा है क्लियरली। एंड देखिए अगर हम लोग इस रेंज को देखते हैं तो वो 1400 रुपीज से लेके अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का जो बैंड है उसमें हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रीसेंट टाइम्स में इस बैंड को अपलिफ्ट करने की कोशिश हुई है, बट ये कितने टाइम तक सस्टेन करेगा वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंपनी के लिए जो बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स आगे चलकर हो सकते हैं वो है सबसे पहले कि ये अपना मार्जिन को अचीव कर पाए। दूसरी चीज होगी कि कंपनी सेल्स को अच्छे नंबर पे अचीव कर पाए मार्जिन को इंक्रीज करते हुए, क्योंकि ब्रांडेड टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर आज इनके पास अपॉर्चुनिटी है गिवन द जीएसटी रेट कट्स। एंड थर्ड चीज ये होगी कि क्या मैनेजमेंट वापस से स्टिक कर पाएगी, बिकॉज दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द हायर मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट कब आएगी एंड किस तरीके से मैनेज करेगी वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो लेट्स सी कंपनी इन सारी चीजों को मैनेज कर पाती है कि नहीं। विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ दैट इज द केस, देन प्लीज डू कंसिडर subscribing to this channel and please share this video with your friends. This is Gautam Nirani signing off, and I'll see you guys in the next one.